गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारी सेकेंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। जैसे कि आप सभी जानते हो बेटा कि आज़ादी हमें बहुत ही कठिनाइयों के बाद, बहुत ही समस्याओं और संघर्षों के बाद मिली। तो ये जो हमारी सेकेंड बुक है, इसका कंटेंट यहीं से शुरू होता है कि आज़ादी के बाद से हमारे सामने राष्ट्र निर्माण में कौन कौन सी समस्याएं थी, कौन कौन सी चुनौतियां थी। इस पूरे चैप्टर को हमने 5 भागों में डिवाइड किया है। एक एक टॉपिक का अध्ययन हम अलग अलग वीडियोज में करेंगे। भारत के समक्ष चुनौतियाँ, ये हमारा फर्स्ट एस्पेक्ट रहेगा। सेकंड है विभाजन की देन, यानी बंटवारे के बाद कौन सी ऐसी समस्याएं थी या बंटवारे से हमें मिला क्या, विभाजन ने हमें क्या दिया, कौन सी समस्याएं पैदा की। विस्थापितों का पुनर्वास, यानी जो शरणार्थी थे उन्हें हम फिर से कैसे बसाएं। जो विस्थापित थे, जो बाहर से आए थे या यहाँ से बाहर जा रहे थे, उन्हें कहते हैं विस्थापित। उनको हम फिर से बसाना यानी पुनर्वास। देसी रियासतों का भारत में विलय, जो देसी रजवाड़े थे उनको भारत में कैसे शामिल किया जाए। और नेक्स्ट है राज्यों का पुनर्गठन, यानी जो राज्य थे उन्हें दोबारा से किस आधार पर उनका पुनर्गठन किया जाए। 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हो गया और देश जो था वो 2 भागों में बट गया। इतनी बात आप सभी लोग जानते हैं कि 2 भागों में भारत जो है आज़ादी के बाद बट गया, भारत और पाकिस्तान। विभाजन की जो घटना थी वो एक दिन की नहीं थी, उसकी पृष्ठभूमि लंबे टाइम से मुस्लिम लीग ने रख रखी थी और ब्रिटिश शासक इसे लगातार प्रोत्साहन भी दे रहे थे। यानी हम ऐसा नहीं कह सकते कि आज़ादी के टाइम ही हमने ये डिसाइड किया कि भारत जो है इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे या 2 भागों में बट जाएगा। इसकी जो नींव थी या इसकी जो पृष्ठभूमि थी वो लंबे टाइम से धीरे धीरे बन रही थी। इसी को हम जानते हैं द्विराष्ट्र सिद्धांत के रूप में, यानी 2 नेशन थ्योरी। 2 नेशन थ्योरी का मतलब है कि हिंदू और मुस्लिम जो हैं अपने अपने धर्म और अपनी सांस्कृतिक मतभेदों के कारण 2 अलग अलग राष्ट्र हैं, उनकी सब दोनों की धार्मिक मान्यताएं अलग हैं, इसलिए दोनों देशों को अलग अलग होना चाहिए। हालांकि कुछ राष्ट्रवादी जो नेता थे वो ऐसा नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो, जैसे महात्मा गांधी हो गए, पटेल हो गए, अबुल कलाम आज़ाद हो गए, ये सब राष्ट्रवादी नेता थे। ये नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो, ये चाहते थे भारत एक ही रहे और उसके बाद ही हमें आज़ादी मिले। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया बेटा, और भारत जो है वो 2 भागों में बट गया। अब नेक्स्ट आता है कि जब भारत का विभाजन हो गया तो विभाजन के बाद में हमारे सामने कौन सी चुनौतियां थी, कौन कौन से चैलेंजेस थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जब संविधान सभा के विशेष सत्र को संबोधित किया था तो उनके इस भाषण को हम जानते हैं ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से। उनके इस भाषण में भी अप्रत्यक्ष रूप से हमें इन चुनौतियों का वर्णन मिलता है। भारत के सामने मोस्टली 3 चुनौतियां थी। सबसे पहली चुनौती थी एकीकरण की समस्या। एकीकरण यानी एक होने की समस्या। आप सभी जानते हो हमारे देश में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, सबकी बहुत सारी अलग अलग क्षेत्रीय समस्याएं हैं, अलग अलग रीति रिवाज हैं, अलग अलग मान्यता वाले लोग रहते हैं। इन सबको एक सूत्र में पिरोना यानी एक जगह इकट्ठे करके रखना, ये सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने थी। सभी धर्मों के लोगों को उनकी धार्मिक मान्यताओं, उनकी धार्मिक भावनाओं को स्वीकार करना और उन स्वीकार करने के साथ साथ उन्हें ये यकीन दिलाना कि आपकी धार्मिक मान्यताओं को, आपकी रीति रिवाजों को, आपकी परंपराओं को कहीं कोई खतरा नहीं है, आपका स्वतंत्र अस्तित्व है, वो स्वतंत्र अस्तित्व आपका बना रहेगा, इसका यकीन दिलाना सबसे बड़ी समस्या थी। तो राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने संघीय शासन की स्थापना करते हुए एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की। यानी ये, हालांकि ये चीज़ हम 11th में पढ़ भी चुके हैं कि हमारी फेडरल सिस्टम को, उसमें हमने ये पढ़ा भी है। नेक्स्ट चीज़ चुनौती थी हमारे सामने लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखना, अर्थात संसदीय लोकतंत्र। हमारे संविधान में सभी नागरिकों को अपने प्रतिनिधि चुनने का, उनको स्वतंत्र रूप से अपने वोट कास्ट करने का अधिकार है। सभी को अपनी विचारों की अभिव्यक्ति, अपने धर्म के पालन की स्वतंत्रता है। लेकिन ये स्वतंत्रता या ये जो लोकतंत्र था, इस लोकतंत्र को केवल कागजों में ना रख के या एक केवल शासन प्रणाली मात्र ना मान के एक सामाजिक लोकतंत्र
तभी बन सकता था जब राजनीतिक लोकतंत्र सफल हो। यानी कहने का मतलब यह है बेटा कि हम ये जो संसदीय लोकतंत्र था, इस संसदीय लोकतंत्र को व्यवहारिक रूप से लागू करें। यानी ये लोकतंत्र व्यवहार में लागू हो, सभी को वोट डालने का अधिकार मिला है, लेकिन वो वोट डालने का अधिकार स्वतंत्र रूप से प्राप्त होने के बाद भी लोगों में ये समझ हो, ये शिक्षा हो कि मुझे किस तरीके से अपने इस धर्म का पालन करना है। तीसरी चीज़ है आर्थिक विकास हेतु, तीसरी चुनौती थी आर्थिक विकास हेतु नीति निर्धारण करना। नीति निर्धारण करने का तात्पर्य ये है कि हम विकास तभी कर सकते हैं जब हमारा आर्थिक स्थिति अच्छी हो। जब देश स्वतंत्र हुआ तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। हमें ज़रूरत थी ऐसी नीतियों का निर्माण करने की जिसमें सभी वर्गों का विकास हो। उसके लिए हमने सामाजिक विकास के लिए मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, इन सब का प्रावधान किया, लेकिन आर्थिक विकास के बिना हमारा विकास अधूरा था। वो हमने जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, सामाजिक उपयोगिता वाले जो उद्योग धंधे थे उनका राष्ट्रीयकरण और योजनाबद्ध तरीके से अर्थव्यवस्था आदि की व्यवस्था की थी। यानी पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आर्थिक विकास की दिशा में हमने कदम उठाए थे। सबका विकास समान रूप से हो। जो SC ST हैं यानी अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनके लिए नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई और कोशिश की गई कि इन 3 फ्रंट पे अगर हमारी लड़ाई सफल हो जाती, हम इन 3 चुनौतियों का सामना कर लेते हैं, तो हमारे देश में हम जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सूझबूझ से काम लिया। अब हम अपना अध्ययन करेंगे कि आगे इस विभाजन से जो समस्याएं पैदा हुई उनका अध्ययन अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।